everyone. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम लोग करते हैं आईटीआर फाइल करते हुए. लेट्स सी. कॉमन मिस्टेक्स इन फाइलिंग आईटीआर. जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि फुलिश मिस्टेक्स जैसे हम कह सकते हैं, लेकिन वो आईटीआर फाइल करते हुए हो जाती हैं और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि ये वाली मिस्टेक जो है हो गई है. तो उसकी वजह से क्या है, अगर आपकी कोई भी ऐसी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपका फॉर्म भी वैलिडेट नहीं होगा. अगर आपका फॉर्म वैलिडेट होके एक बार ही चला जाता, अगर कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो गई हैं जो कि फॉर्म ने तो वैलिडेट कर दिया है, आपकी मिस्टेक्स चली जाती हैं, बट अगर आपने कोई गलत हेड में इनकम डाल दिया है या आपने कोई इनकम नहीं डाला है तो उसकी वजह से आपको क्या है, नोटिस आ जाएगा. फिर आपको उसका नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा और अगर आपकी आईटीआर के अंदर रिफंड है तो आपका रिफंड जो है वो डिले हो जाएगा उसके लिए. ठीक है. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि हमें कभी भी आईटीआर फाइल करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आईटीआर को फाइल करना है कि ये जो मिनिमल से जो एरर्स हैं इनको अवॉइड किया जाए. तो सबसे पहले तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है उसे ध्यान से चूज करना है. जैसे कि अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और एक रेंटल इनकम है, और इस बारी के लिए जैसे आईटीआर 1 के अंदर एक चेंज आया है कि अगर आपकी 1.25 लाख तक के कोई कैपिटल गेन से भी इनकम है तो आप आईटीआर 1 जो है वो चूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ, ठीक है, रेंटल इनकम भी आ रही है बहुत सारी, आपको कैपिटल गेन से भी इनकम जो है वो ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेबल फॉर्म जो है आईटीआर 2 रहेगा आपके लिए, तो आपको वो चूज करना है. सिमिलर वे में अगर पीजीपीपी की इनकम है तो किस तरह से है, आप प्रिजम्पटिव इनकम में जाना चाह रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्म चूज करेंगे. अगर आप ऑडिट केस के अंदर है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म जो चूज किया जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आप आईटीआर फॉर्म कौन सा चूज कर रहे हैं. देन पैन आधार आपका लिंक है या नहीं है. इस पर ही बहुत ज्यादा इशू आ रहा है क्योंकि अगर आपका पैन और आधार अगर लिंक नहीं है, आपको पता है लास्ट से ये इशू चल रहा है, पैन आधार इशू नहीं है तो वेरिफिकेशन के आपको वहां पर इश्यूज मिलेंगे. ठीक है. तो जो आपका पैन नंबर है, जो पैन नंबर के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वही नेम आपका आईटीआर में जाना चाहिए. कई लोगों का क्या है, जैसे बीच में लेटेस्ट पोस्ट के बीच में कुमार लिखा रहता है कहीं पर, ठीक है, तो कहीं वो यूज करते हैं कुमार, कहीं वो कुमार यूज नहीं करते. तो जो आपका नाम पैन नंबर के ऊपर लिखा हुआ वही आपका नाम जो आईटीआर में जाना चाहिए. आपका पैन नंबर जो है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए. ईमेल आईडी, अपना एड्रेस डिटेल्स, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके सब प्रॉपर होने चाहिए, उनको आपको चेक करना है. देन इनकम डिस्क्लोजर इश्यूज. ठीक है. मेनली क्या है, ये वाले इश्यूज कौन से हैं जो कि अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं भी की तो आपका जो आईटीआर वैलिडेट करते हुए आपको ये एरर डिस्क्लोज नहीं करेगा. आपने कोई इनकम वहां पर मेंशन की या नहीं की, आपकी आईटीआर चली जाएगी. जाने के बाद पोर्टल से जब वो चेक होगा डिपार्टमेंट के अंदर एआई के थ्रू या वैसे जब भी वो चेक होगा तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपने ऐसे ऐसी इनकम जो थी आपकी 26 ईयर्स में है या फिर आपके एआईएस के अंदर है जो कि आपने अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया. ठीक है. तो कौन कौन सी इनकम डिस्क्लोजर की इश्यूज आती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी के अंदर, तो सैलरी के अंदर लेटेस्ट सपोज कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, उसने ड्यूरिंग द ईयर जो है अपनी जॉब छोड़ के नए एम्प्लॉय के पास आ गया, ठीक है, तो डेट मीन्स उसको उस केस में दो एम्प्लॉय से फॉर्म 16 मिलेगा. और हो सकता है कि उसने जब अपनी आईटीआर दिखाई है, उसने आईटीआर के अंदर अपने जो फर्स्ट एम्प्लॉयर की इनकम है वो मेंशन ही नहीं की है, क्योंकि हो सकता है कि उसने 2 मंथ्स में ही उसको एम्प्लॉयर को फर्स्ट एम्प्लॉयर को उसने छोड़ दिया, उस टाइम तक उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनी, उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं डिडक्ट किया. तो नेक्स्ट वाले से जब वो गया तो नेक्स्ट एम्प्लॉयर की इनकम उसने डाली और प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम भी नहीं दिखाई. अगर आपकी कोई फ्रीलांस इनकम आ रही है, कोई कंसल्टिंग इनकम आप लोग दे रहे हो, तो उस तरह से इनकम अगर कोई है तो वो भी आपको वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करनी है. अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, ठीक है, लेटेस्ट सपोज आपकी रेंटल इनकम जो आ रही है वो एक से ज्यादा से आ रही है, एक या एक से ज्यादा जो भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो वो सब आपको वहां पर डिस्क्लोज करना है. देन कैपिटल गेन से अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम आपके पास आ रही है, शेयर्स इनकम,
तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। और इस बार के लिए अगर हम बात करें कैपिटल गेन्स के लिए, तो जब आपने हमारी वीडियोस देखी होंगे चैनल के ऊपर, जैसे कि हमने आईटीआई 1 2 3 4 सभी वीडियोस वहां पर डाल दी हुई है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कैपिटल गेन्स के लिए एक मेजर चेंज आया है, जो कि जैसे ही फॉर्म्स अपलोड होंगे अब इस साइट के ऊपर, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि 23 जुलाई 2024 को उस दिन से आया था कि जो उसके बाद से कैपिटल गेन्स है वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया 12.5%। तो इसी के अकॉर्डिंगली जब आप अपने आईटीआई को फाइल करेंगे, वहां पर आपको एक स्प्लिट दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन्स हुआ 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है या बाद में हुआ, अगर पहले हुआ है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और एलटीसीजी आपका रहेगा 20%। अगर बाद में हुआ है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा वहां पर, और आपका एलटीसीजी रहेगा वहां पे कितना रहेगा आपका 12.5%। तो कैपिटल गेन्स से जो भी आपको इनकम आई है, कौन सी डेट को आई है, 23 जुलाई 2024 से पहले आई है या बाद में आई है, बड़े ध्यान से इन सब चीजों को वहां पर आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपकी मिस्टेक होती है तो आपके नोटिस आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम है तो आपको फॉरेन इनकम को भी रिपोर्ट करना है वहां पर, ठीक है। उसके साथ साथ अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम कौन से हो गए, कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट है, एफडीआई का इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, तो उस इनकम को भी आप डिस्क्लोज करेंगे। अगर कोई क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है आपके ऊपर, ठीक है, कोई माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो आपको पता है माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी। कौन से पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब होगी, जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसके अंदर क्लब होगी। तो क्लबिंग प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको वहां पर ध्यान रखना है। और जो डिविडेंड की इनकम है वो आपको डिस्क्लोज करनी है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस बार की जो चेंजेस आई है उसमें डिविडेंड इनकम को लेके बड़ा ही स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन किया गया है कि डिविडेंड इनकम को आपको डिस्क्लोज करना है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ताकि अगर आपने कोई बाद में बायबैक ऑफ शेयर्स किया, उससे अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को तभी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगर आपने उस डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी दिखा रखा हो, ठीक है। तो ये आपके जो इनकम डिस्क्लोजर इश्यूज हैं ये आपको ध्यान से अटेंड करने हैं। देन मिसमैच विद गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते होते थे 26 ईयर्स, ठीक है। आज से अगर 3 या 4 साल पुराने अगर हम बात करते हैं तो 26 ईयर्स के साथ ही हम उसे अपना मैच करते होते थे कि 26 ईयर्स के अंदर जो हमारी इनकम है वो हमने सारी आईटीआई के अंदर ले रखी है। लेकिन उसके बाद जब से एआईएस आया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आई, तो एआईएस के अंदर और डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन चली गई। तो अब आज के डेट में आपको 26 ईयर्स के साथ साथ एआईएस की इंफॉर्मेशन को भी सारा का सारा मैच करना है, और एआईएस की इंफॉर्मेशन के साथ मैच करते हुए अपनी आईटीआई को फाइल करना है। बहुत सारा डाटा आपको प्रीफिल्ड होके डाटा वहां पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रीफिल्ड डाटा को भी अगेन आपकी ड्यूटी बनती है आप उसको क्रॉस चेक करें। टीडीएस टीसीएस का जो आप क्लेम वहां पर ले रहे हैं उसको वेरीफाई करो। डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मिस्टेक्स, ठीक है। अगर कोई ऐसी डिडक्शन आप ले रही हो जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको वो डिडक्शन नहीं लेनी है। आपको डिडक्शन तभी लेनी है अगर आपने उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है, जैसे कि एटीसी की डिडक्शन जो है आपके पास प्रॉपर प्रूफ जो है वो होने चाहिए। और अगर वही हम बात करें एटीजी की डोनेशन की डिटेल्स की, अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो उसकी जहां आपने डोनर ने जहां डोने की डिटेल्स, ठीक है, जहां डोनेशन दी है तो जो डोने की डिटेल्स है विद प्रॉपर पैन नंबर वो सब डिटेल्स आपको वहां पर मेंशन कर। बैंक एंट्री फंड आरएस के अंदर अगर हम बात करते हैं, मेकिंग श्योर कि आपने जो वहां पर बैंक डिटेल्स दी है वो करेक्ट है, बैंक अकाउंट आपका ऑपरेटिव है, बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट आपने कर रखा हुआ है। और अगर आपने लेटेस्ट पोस्ट बैंक अकाउंट दे दिया, बैंक अकाउंट आपका एक्टिव है बट आपने उसे वैलिडेट नहीं किया हुआ, तो अगर आपके आईटीआई के अंदर रिफंड है तो वो रिफंड आपका प्रोसेस नहीं, ठीक है। तो मेक इट श्योर कि जो आपने बैंक डिटेल्स वहां पर दी हैं, बैंक अकाउंट आपका ऑपरेटिव होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट वैलिडेट होने के बाद ही आपका रिफंड जो आपके अकाउंट में आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैलकुलेशन एरर्स, ठीक है, वो भी आपको ध्यान से चेक कर लेना है। कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए जो डेप्रिसिएशन के आप क्लेम्स ले रहे हैं उसके कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपके नहीं होने चाहिए। तो अगर हम आईटीएफ फाइलिंग की बात करें
अगर तो आपको, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो आईटीआर वन है तो बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स है वो खुद ही अपना आईटीआर वन जो है वो फाइल कर लेते हैं। उनका क्या कंसर्न क्या रहता है कि आईटीआर वन के अंदर उनकी सैलरी की इनकम उनको डालनी है, टीडीएस उनको ऑलरेडी डिडक्ट कर रखा होता है, तो यहाँ तो उनका रिफंड बनेगा, या उनका इक्वल इक्वल उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, उनका कोई सेविंग से इनकम आई है, उनके पास कोई एफडीआर है उससे इनकम आई है, या उन्होंने कोई शेयर्स में ट्रेडिंग किया उससे इनकम आई है, तो आईटीआर वन जब वो फाइल करते हैं उनके माइंड में थॉट क्या, आईटीआर वन मीन सैलरी। वो लोग अपनी सैलरी की इनकम तो फाइल कर देते हैं, लेकिन जो उनकी इंटरेस्ट की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, या कोई कैपिटल गेन्स की इनकम है, उसको मेंशन नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, उनका 26 एआईएस की इन्फॉर्मेशन जो आईटीआर के साथ वो मिसमैच होती है, जिससे कि उनको नोटिस आते हैं। तो इसके लिए हम लोग सुजेस्ट करेंगे कि अगर आप कभी भी कोई भी अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। ठीक है। प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आपको आईटीआर अपनी जो है वो फाइल करनी चाहिए। और इनकेस अगर ये जो छोटे छोटे एरर्स को अगर हम देख के चलेंगे तो उससे क्या है, बहुत सारे चांसेस जो नोटिस आने के हैं उनको आप पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। अपनी मेन इनकम के साथ साथ जो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, आपकी कैपिटल गेन से इनकम हुई, आपकी रेंटल इनकम है, सैलरी के अंदर अगर कोई आपके प्रीवियस एम्प्लॉय की इनकम है, कोई आपकी फॉरेन इनकम है, क्लबिंग प्रोविजंस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन्स के अंदर अगर इस साल की बात करें तो 23 जुलाई 2024 से पहले या 23 जुलाई 2024 के बाद कैपिटल गेन से जो इनकम आई है, तो बड़ा ही बाइफरकेट करके आपको इस चीज को मेंशन करना है। डिविडेंड इनकम को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना है, ताकि बायबैक ऑफ शेयर्स के टाइम पर अगर कोई आपके लॉसेस है तो उनको कैरी किया जाए। तो दिस इज ऑल फॉर दी डे। इनकेस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमें 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दी डे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।